नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत राष्ट्र राज्य के गणतंत्र इतिहास में आज का दिन विशिष्ट पहचान लिए हुए है। पिछले गणतंत्र दिवस के दिन हम गण या कि नागरिक बेचैन थे। अनिश्चितता, निराशा और भटकाव का मूड था। तभी हम नागरिकों ने मई में सत्ता परिवर्तन किया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। सो कह सकते हैं कि पिछली 26 जनवरी और आज की 26 जनवरी का फर्क जनता के मनोविज्ञान का है। जनता तब निराश थी, आज आशावान है। हम नागरिक नई सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि तंत्र अब अच्छे दिनों का अनुभव कराएगा। तंत्र से गण की उम्मीदें फलीभूत होगी। आज राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विशेष मेहमान राष्ट्रपति ओबामा को देखते हुए हम सबको कुछ अभूतपूर्व बोध हुआ होगा। 26 जनवरी 2015 के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का गणतंत्र परेड का साक्षी होना कई अर्थ लिए हुए है। क्या यह दुनिया के नंबर 1 महाबली देश का भारत के प्रति विश्वास का प्रमाण नहीं है? बुनियादी पहलू है कि हम नागरिक अभी विश्वास लिए हुए हैं। निराशा, अविश्वास और गुस्से की जगह उम्मीद, भरोसे की मनोदिशा में हम हैं। भारत राष्ट्र राज्य का नेतृत्व आज किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं है जो बिना धमक के हो और जिसका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं हो। हकीकत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी की आज की कमान भी इस 26 जनवरी 2015 की पहचान है। लेकिन पहचान के साथ उम्मीदों की सुनामी का पहलू गंभीर है। सो ये जांचा जाना चाहिए कि गणतंत्र दिवस का आज का दिन कैसी उम्मीदें व आशंकाएं लिए हुए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति को एक नया मोड़ दे रहे हैं। वो दुनिया के देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक संबंधों के साथ साथ विश्व नेताओं के साथ निजी रिश्ते बना रहे हैं। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के महाशक्ति देशों के प्रमुखों के साथ निजी संबंध बनाने पर जोर नहीं दिया था। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी निजी केमिस्ट्री बनाई है। ओबामा ने पिछले साल सितंबर में उनका भारत आने का न्योता कबूल किया तो मोदी ने नई दिल्ली में प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, उनको अपने हाथों से चाय पिलाई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला नाम लेकर दोस्ताना अंदाज में संबोधित किया। कल उनके साथ रेडियो पर मन की बात करेंगे। 3 दिन में कम से कम 8 बार दोनों के मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले एशिया की महाशक्ति चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब भी उनके साथ मोदी के निजी रिश्ते दिखे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुजरात से अपनी भारत यात्रा शुरू की थी। शी और उनकी पत्नी साबरमती नदी के किनारे मोदी के साथ झूले पर बैठे और एक साथ घूमकर बात की। इस निजी रिश्ते के दम पर सीमा पर चीनी सैनिकों के अंदर आने का मसला निपटा। ऐसे ही दुनिया की एक और महाशक्ति जापान के प्रधानमंत्री शिंजे एबे से उनका रिश्ता है। जब मोदी जापान के दौरे पर गए तो एबे ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक में जब मोदी पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद एबे ने उनके लिए अलग से रात्रि भोज का आयोजन किया। डेविड कैमरन से लेकर व्लादिमीर पुतिन और एंजेला मर्केल तक से मोदी ने ऐसे निजी रिश्ते बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत यात्रा में अपने निर्णायक नेतृत्व की झलक दिखाई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण कानून बदलने और बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी करके भी उन्होंने अपना संकल्प जताया था, लेकिन उससे ज्यादा संकल्प अमेरिका के साथ हुए असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में दिखाने की जरूरत थी, जो उन्होंने रविवार को दिखाई। UPA की पहली सरकार ने ये संधि की थी। इसके लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था, लेकिन जुलाई 2008 में संधि करने के बाद मनमोहन सिंह अगले 6 साल में इसे आगे नहीं बढ़ा सके, पर मोदी ने एक झटके में इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की ओर से इस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, लेकिन इसके जरिए मोदी ने यह संकेत दिया है कि संसद के बजट सत्र में ऐसे फैसले होंगे जिनसे विपक्ष सहमत नहीं है। यह संधि अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की राह में गले की हड्डी की तरह अटकी है। अगर इसे निकाल दिया गया तो आर्थिक और सामरिक संबंधों की नई राह खुलेगी। सो मोदी खुद लंदन में चल रही बातचीत पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने ये सुनिश्चित कराया था कि ओबामा की इस यात्रा में परमाणु संधि संपन्न होगी। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां इसकी आलोचना करें, लेकिन दुनिया भर में मोदी के मजबूत नेतृत्व की धाक जम गई है।
राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा में उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस की जिद थी, तो दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता, परंपरा और अदालती फैसले दांव पर थे। लेकिन अंत में दोनों पक्षों ने कुछ समझौते किए और बीच का रास्ता निकाला। एक समझौता भारत ने किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी अपनी गाड़ी बीच से समारोह स्थल पर आने की सहमति दी। अब तक सभी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठकर आते थे, लेकिन इस बार ओबामा और उनकी पत्नी अलग गाड़ी में आए और राष्ट्रपति बाद में अपनी गाड़ी से पहुंचे। हालांकि वो परेड देखने के लिए खुले में करीब 2 घंटे तक बैठे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी इतनी देर तक खुले में नहीं रहते थे, लेकिन भारत ने फ्लाई पास्ट रोकने का अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का अनुरोध नहीं स्वीकार किया। हालांकि एक बार ऐसा लगा था कि मौसम खराब होने की वजह से शायद एयरफोर्स के जाबाजों के हवाई करतब नहीं दिखाए जा सकेंगे, लेकिन बाद में जगुआर, सुखोई आदि सभी विमानों ने उड़ान भरी और शान से फ्लाई पास्ट संपन्न हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ताजमहल देखने आगरा नहीं जा सके। अगर वो वहां जाते तो उनकी अपनी गाड़ी के भी अंदर जाने का विवाद होता। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के मुताबिक ताजमहल तक सिर्फ बैटरी वाली गाड़ियां ही जा सकती थी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत का 66वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नई दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झंडा तोलन किया और परेड की सलामी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर आज के समारोह में शामिल हुए। उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा का स्वागत किया। सुरक्षा कारणों से ओबामा अपनी विशेष गाड़ी से ही समारोह की जगह पर पहुंचे। हल्की फुल्की बारिश में वो 2 घंटे तक समारोह में मौजूद रहे और परेड का आनंद लिया। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के कारनामों पर कई बार तालियां बजाई और थंब अप करके उनका हौसला बढ़ाया। गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय सेना के 2 जाबाजों को मरणोपरांत अशोक चक्र देकर सम्मानित किया। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए मेजर मुकुंद वरदराजन की पत्नी ने पुरस्कार ग्रहण किया। मेजर वरदराजन ने घायल होने के बावजूद 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। पिछले साल अगस्त में कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए नायक नीरज कुमार सिंह की पत्नी परमेश्वर देवी ने राष्ट्रपति के हाथों अशोक चक्र ग्रहण किया। नौसेना के 2 अधिकारियों को शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साझा तौर पर आज शाम में भारत अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सीईओ फोरम को संबोधित किया। सीईओ फोरम की इस बैठक में वीजा के रास्ते में आने वाली दिक्कतों, टोटलाइजेशन करार और निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं जैसे कारोबारी और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली व वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री व हनीवेल के डेविड एम कोट ने किया। इस बैठक में भारत व अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। 17 सदस्यों वाले इस फोरम की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भी कई प्रमुखों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिला। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा सहित कई नेता शामिल थे। कांग्रेसी नेताओं ने गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद आईटीसी मौर्या होटल में जाकर ओबामा से मुलाकात की। इस भेंट को एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ओबामा पिछली बार 2010 में भारत आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले पारंपरिक एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। आज 3 बजे के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। एट होम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के कई अहम सदस्य भी मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत यात्रा की वजह से दिल्ली में 2 दिन तक पार्टियों का प्रचार सुस्त रहा। कल से दिल्ली में प्रचार के जोर पकड़ने की उम्मीद है। पिछले 2 दिन में बड़ी रैली और कार्यक्रम करने के बजाय सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क में व्यस्त रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल दिल्ली में अपनी पहली रैली करेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी की भी रैलियां होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार के बाद प्रचार में उतरेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने दिल्ली में 14 रैलियां करने का फैसला किया है। उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में वो 2 रैलियां करेंगी। उनकी रैलियों की जगह और कार्यक्रम भी मंगलवार को तय होंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारतीय गणतंत्र 1.25 अरब लोगों की उम्मीदों का ज्योति पुंज है। यह लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य
साल दर साल अपने गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियों, अपने सपनों की झांकी लिए हुए होता है। उस नाते आज ये सवाल लाख टके का है कि नागरिकों की मनोदिशा में चिंता और उम्मीद कैसी है। गण और तंत्र दोनों की सेहत को बूझा जाना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। गणतंत्र दिवस इस बार भी वैसे ही आया है जैसे 65 साल से आता रहा है। वैसे ही झांकियां सजी राजपथ पर भारत ने अपने शौर्य, अपनी संस्कृति और अपनी विविधताओं का प्रदर्शन किया। लोगों का वैसा ही हुजूम उमड़ा जैसा इससे पहले उमड़ता रहा है, लेकिन इस बार गण और तंत्र दोनों बदले हुए हैं। अगर इस गणतंत्र के 1.25 अरब लोगों की उम्मीदें उफान मार रही हैं, तो तंत्र भी एक निर्णायक संकल्प लिए हुए है। राजपथ पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी एक नए भारत की झलक दिखाने वाली थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अपनी आजादी के 68 साल और गणतंत्र के 65 साल में मजबूत हुआ है, आगे बढ़ा है। लेकिन पिछले साल गणतंत्र दिवस पर देश जिस मुकाम पर ठहरा हुआ दिख रहा था, वहां से आगे बढ़ाने की चुनौती नए नेतृत्व पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि वो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिस अंदाज में परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने की संधि हुई, वो एक संकल्प वाले नेतृत्व का संकेत है। राजपथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग की संधि हुई। प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया हुआ है और इसके लिए नीतियों में बदलाव किया जा रहा है। एक सक्षम, ईमानदार और फैसला करने वाला रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक में बैठाया गया है। सो अगर पिछले साल का या उससे पहले के कई सालों का गणतंत्र दिवस गण की बेचैनी, निराश और गुस्से और तंत्र की कमजोरी को दिखाने वाला था, तो इस साल उम्मीदों का तूफान आया हुआ है। लोग नए राज्य में अच्छे दिन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद में ही बदलाव किया है। 25 साल से चली आ रही गठबंधन की राजनीति को खत्म करके एक पार्टी को निर्णायक जनादेश दिया है। इस जनादेश के नायक नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के लोगों को इतने भरोसे दिलाए कि हर आदमी अपने लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद लिए बैठा है। यही इस बार के गणतंत्र दिवस की खासियत है। इस बार गण और तंत्र दोनों आशावान है, बदलाव की उम्मीद लिए हुए हैं, सशक्त भारत बनाने की सोच में है। नेतृत्व ऐसे नेता के हाथ में है जिसकी देश और दुनिया में अपनी धमक बनी है। अपने कार्यकाल के पहले 8 महीने में उन्होंने जो काम किए हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि अभी निराशा और आशंका के बादल छटे हुए हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जिस इंडिया गेट के सामने राजपथ पर उन्होंने दुनिया के महाबली देश के प्रमुख का स्वागत किया है, उसी जगह पर 2 साल पहले दिल्ली में चलती बस में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद युवाओं का गुस्सा दिखा था। इंडिया गेट से इन युवाओं को हटाने के लिए दिसंबर में उसे बंद करना पड़ा था। उससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में इसी तरह जन ज्वार उमड़ा था। वो गुस्सा, वो बेचैनी एक अक्षम और कमजोर नेतृत्व के खिलाफ थी। सो एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के ऊपर लोगों की उम्मीदों को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 26 जनवरी 2015 के मायने पर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली के राजपथ पर भारत राष्ट्र राज्य की झांकी लिए हुए जो परेड हुई, उसमें कई तरह के दृश्य देखने को मिले। राष्ट्रपति ओबामा का परेड का मेहमान होना कई अर्थ छोड़ गया, उन्हीं पर फोकस बना। बावजूद इसके ये सोचे जाने वाली बात है कि हम नागरिकों के संदर्भ में पिछली 26 जनवरी और इस 26 जनवरी का क्या फर्क है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, 2014 के गणतंत्र दिवस और 2015 के आज के गणतंत्र दिवस पे क्या बुनियादी फर्क बतौर राष्ट्र राज्य और बतौर हम गणों, ये नागरिकों के नाते क्या है? 2014 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें सूर्य अस्त हो रहा था जी। और 2015 का जो गणतंत्र दिवस है इसमें सूर्य उरूज पर है, आसमान पर है जी, शीर्ष पर है जी। इसलिए उम्मीदों का ज्वार उठा हुआ है जी। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि जो परिवर्तन पिछले 67-68 साल में नहीं हुए हैं जी। वो अब होने वाले हैं जी। और उन परिवर्तनों की नींव रखी जा चुकी है जी। और रखी जा रही है। रोज प्रतिदिन प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तरह तरह के कानून ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं। वही अब आपने ये जो कहा, तो गण और तंत्र
इस बार इस आज के दिन गण जो है वो तंत्र व्यवस्था से उम्मीदें पाल रहा है। क्या आपका मानना है कि जो व्यवस्था अपनी बनी हुई है उस व्यवस्था से सचमुच में उम्मीदें या जो नागरिकों की जो इच्छा है वो पूरी हो पाएगी, या तंत्र पर जितना फोकस है उससे क्या कुछ नतीजा निकल सकता है? ये तो मुझे क्या पूरे देश को डर लग रहा है कि इस तंत्र को बदलना आसान काम नहीं है, प्रधानमंत्रियों के बस का नहीं है। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री के बस का है कि जो वास्तव में नेता हो। नेता वो जो नयन करे, आगे आगे चले और रास्ता दिखाए। और नरेंद्र मोदी से सभी आशा करते हैं कि वो और प्रधानमंत्रियों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। हमारे नेता नौकरशाही की नौकरी करते हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसा आया है कि नौकरशाही से उसका काम जो करना चाहिए उसको वो कराएगा। लेकिन अभी तक 7-8 महीने बीत गए हैं, अभी उस तरह का अध्याय शुरू नहीं हुआ है। इसलिए लोगों में अध्याय शुरू नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको इस तरह भी अगर लिखूं, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति ओबामा का यहाँ आना एक तरह से वो भी उम्मीदों का कि कुछ बदलाव या कुछ मतलब उससे भी कई अर्थ निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अब ओबामा की क्या बात करें, चीन के आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं। वही मेरा कहना है कि वैश्विक नेताओं की भी एक तरह से इस परिवर्तन के साथ में अभी उम्मीदें बंधी हुई है। उम्मीद तो है, इससे कई बार बुरा प्रभाव भी पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि चकाचौंध पैदा हो रही है, कभी चीन का आ गया, कभी रूस का आ गया, कभी अमेरिका का आ गया, हर देश का, जर्मनी का बुला रहे हैं, फ्रांस का आ चुका है। तो सब मुल्कों के लोगों को बुला के ढोल पिटवा रहे हो और ढोल के अंदर पोल ही पोल बढ़ती जा रही है। ये भी लोगों की एक राय है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़ा सावधान होना चाहिए। तो इसमें वस्तु स्थिति आप तमाम अब पिछले अनुभवों को देखते हुए आज की तारीख में किस तरह की वस्तु स्थिति बनती हुई लगती है? वस्तु स्थिति तो ये है कि प्रयत्न है कि कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई कला ऐसी भी होनी चाहिए कि जो कहा जाए वो दिखता भी जाए, जो होता जाए वो दिखता भी जाए। और ये अगर दौर लंबा खिंच गया नहीं दिखने का और सिर्फ बोलते रहने का, तो मोहभंग इतना तेज होगा कि राजीव गांधी के साथ लोगों को 2-2.5 साल लगे मोहभंग के, क्योंकि उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसमें मेरा ये कहना है कि दूसरे नेताओं का भी या वैश्विक नेताओं का भी, जितने बड़े नेता हुए जिन्होंने जो जनता की कसौटियों पर या जो उम्मीदों की कसौटी के ऊपर खरे उतरे, भले आप चर्चिल से लेकर और ओबामा तक का आप पूरा एक सफर करें, उसके नाते क्या एक अपने यहाँ सिनेरियो बनता है वो लगता है? देखिए, फारसी में ये जो आपने बार बार उम्मीद शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फारसी में उम्मीदवार कई बार के अक्सर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी औरत की जो उम्मीद देती है, क्या उम्मीद देती है कि प्रसव करेगी, जन्म देगी एक संतान को, उसको कहते हैं उम्मीदवार। तो ये सरकार उम्मीदवार की तरह है। लेकिन मुझे चर्चिल की बात भी याद आती है। चर्चिल ने एक सांसद को कहा था कि तुमने कितनी बार कंसीव किया है, कितनी बार उम्मीदें दिलाई है, तुम डिलीवरी नहीं करते हो, तुमको 30 साल हो गए कंसीव करते हो। नहीं, पर ये बात बुनियादी तौर पर तंत्र से ज्यादा जुड़ी हुई है कि तंत्र जो ऐसा है, तंत्र के चलते जो नेतृत्व है वो अक्सर तौर पर फेल होता है। अब ऐसा सर, ये आप ठीक कह रहे हैं। तंत्र को बदलने का मंत्र नेताओं को पता है कि नहीं है, ये सबसे प्रमुख सवाल है। और तो इसमें एक बड़ी चीज क्या है कि आप राजनीतिक दल का, अपनी पार्टी का कोई इस्तेमाल ठीक करते हैं कि नहीं। आज मुझे पार्टी का इस्तेमाल होते हुए नहीं दिख रहा है, हमेशा ये होता लेकिन है। मंत्र के नाते विकास का मंत्र, गुजरात का मॉडल, 10 साल का खुद नरेंद्र मोदी का अनुभव, ये जो मंत्र है जो है, ये क्या राजनीतिक सहारे की जरूरत है या केवल तंत्र को ही कसकर काम निकाला जाए? देखिए, ये मंत्र तो सब अपने आप में अच्छे हैं और अच्छे भुगते हुए मंत्र हैं, और मोदी चाहे तो इन पे और ओप चढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, नौकरशाही पर विजय पाने का मंत्र, नौकरशाही से काम कराने का मंत्र, ये अभी तक कोई प्रधानमंत्री भारत में ढूंढ नहीं पाया है। और नौकरशाही ब्रिटिश परंपरा को चला रही है। गुलामी की अनंत परंपराएं आज तक चली जा रही है। अदालत में हमारे भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं, वो सब बातों एक हिसाब से उन सब में प्राथमिकताओं में नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणाएं की हुई है, उनकी एक सोच है, वो सोच तो अपनी जगह, उस पर काम तो हो ही रहा होगा कुछ न कुछ। नहीं तो सोच तो उनसे ज्यादा मेरी है, आपकी है। सोच से क्या होता है, काम करके दिखाना चाहिए ना। प्रधानमंत्री सिर्फ सोच के लिए थोड़ी बना है, प्रधानमंत्री काम करने के लिए बना है, सरकार काम करने के लिए बनी है। नहीं तो आपके अनुसार आपकी इस बात से ये लग रहा है कि 2014 के गणतंत्र दिवस के मुकाबले में आज का जो गणतंत्र दिवस है वो सवाल खड़े कर रहा है, या अभी सवाल नहीं, अभी उम्मीद ही एक वाला अभी सवाल हल भी नहीं कर रहा है।
सवाल खड़े भी नहीं कर रहा है, हाँ, उम्मीदें जगा रहा है, हाँ, और उम्मीदों को इतने उत्कर्ष पे पहुंचा रहा है जी, कि वो अगर अगले गणतंत्र तक पूरी नहीं हुई जी, तो उम्मीदों के साथ साथ जी, नेतृत्व भी नीचे आ जाएगा। जी, ये एक दुर्भाग्य है। जी। नहीं तो उसके नाते ये मेरा ये सवाल है कि 2014 के गणतंत्र दिवस के ऊपर नागरिकों में एक गुस्सा था, नागरिकों के अंदर एक निश्चय था जिसके कारण परिवर्तन हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। उस नाते वो नागरिक आज उनकी मनोदिशा को लेकर आपका क्या मानना है? लोगों की गण की जो मनोदशा है हाँ, वो तंत्र से बिल्कुल अलग है। जी, तंत्र अपनी जगह डटा हुआ है, गणों की मनोदशा अत्यंत उत्साह भरी हुई है, जी, और वो उत्साह अभी ठंडा होना शुरू हुआ है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। जी, अब इस सरकार का ये कर्तव्य है कि उस उत्साह को और बढ़ाए, जी, और उत्साह को बढ़ा के जी, उसको कार्य रूप में परिणित कर दे। जी, अगर वो भाषण देती रही, वक्तव्य देती रही, जी, तो ये बढ़ा हुआ उत्साह जी। घनघोर निराशा में परिवर्तित हो सकता है। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।